हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज फिर हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करते हैं। तो आइए एक-एक करके उन प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले है कि कर्जन ने सर्वप्रथम बंगाल विभाजन की योजना कब प्रकाशित की थी? तो योजना जो बंगाल विभाजन की प्रकाशित हुई थी वह 3 दिसंबर 1903 को ही प्रकाशित हो गई थी, लेकिन औपचारिक घोषणा जो हुई थी वो 19 जुलाई 1905 को हुई थी और प्रभावी जो हुआ बंगाल विभाजन का वह 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। अब यह है बंगाल विभाजन के विरोध को देखते हुए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो ने अरुंडेल कमेटी का गठन किया। अगर पूछा जाए कि किस कमेटी का गठन किया गया था तो अरुंडेल कमेटी का, और 1911 में जो है बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई। इसके घोषणा के बाद ही 12 दिसंबर 1911 को जो है दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। जो दिल्ली दरबार का आयोजन होता है उस समय जो वायसराय होता है वो लॉर्ड हार्डिंग थे, और लॉर्ड हार्डिंग के समय ही 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली राजधानी बन जाता। तो हमसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया? तो 1 अप्रैल 1912 को। दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया? तो वो 12 दिसंबर 1911 को, और इस समय कौन थे वायसराय? तो लॉर्ड हार्डिंग थे। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता हमारे जीवन की श्वास है। ये किनका कथन है? तो यह अरविंद घोष। अरविंद घोष, ये भी जानना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि अरविंद घोष जो है थे वह उग्रवादी दल के नेता थे। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। इसके जो संस्थापक थे वो महादेव गोविंद रानाडे और गणेश वासुदेव जोशी। फिर एक है सत्यशोधक समाज। नाम से तो हमें लगता है कि यह इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसीलिए ज्योतिबा फूले इसके स्थापना किए थे। फिर फराजी आंदोलन 1838 में जो हुआ था, इसके कौन थे नेता? तो हाजी शरीयतुल्ला। हाजी शरीयतुल्ला थे। इनके पुत्र ही थे दादू मियाँ जो आगे फिर इनको आगे बढ़ाता। 1870 में विलियम हंटर ने अपनी पुस्तक इंडियन मुसलमान लिखे थे, और इसमें कहे थे उन्होंने, विलियम हंटर 1870 में जो अपनी पुस्तक इंडियन मुसलमान में सुझाव दिया कि अंग्रेजों को मुसलमान से समझौता कर लेना चाहिए। फिर है कि इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किन्होंने की थी? महादेव गोविंद रानाडे और रघुनाथ राव ने। कब हुआ था इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना? 1887 में। हेनरी विवियन डेरिजियो जो है यंग बंगाल आंदोलन के थे, जुड़े थे, इनसे इनका संबंध था। और फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है, हमें याद रखना है कि यह 1907 में एनी बेसेंट इसके अध्यक्ष बने थे, लेकिन जो इसका जो शुरू हुआ था यह 1875 में न्यूयॉर्क में कर्नल अर्काट और मैडम ब्लाटवेस्टी ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना किन्होंने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग। अगर पूछा जाए किनके सहयोग से, तो ये केशव चंद्र सेन के सहयोग से जो है प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। फिर है कि प्रबोधिनी पत्रिका बांग्ला भाषा में जो था, इसका प्रकाशन कौन किए थे? तो प्रबोधिनी का जो प्रकाशन हुआ था वो विवेकानंद ने किए थे। फिर इंडियन मिरर सुलभ समाचार, इसके प्रकाशक जो थे केशव चंद्र सेन थे। इन्होंने फिर क्या है कि ये प्रार्थना समाज में तो सहयोग किए थे, लेकिन ये भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक तो आप जानते हैं कि राजा राम मोहन राय थे, लेकिन भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक जो केशव चंद्र सेन थे। फिर इन्हीं के प्रयास से 1872 में ब्रह्म विवाह अधिनियम 1872 पारित हुआ। तत्वबोधिनी, अब है कि एक तब प्रबोधिनी पत्रिका का हम जान रहे हैं कि बांग्ला भाषा में जो छपता था उनका प्रकाशन विवेकानंद करते थे, लेकिन तत्वबोधिनी भी प्रकाशन जो होता था वो बांग्ला भाषा में, लेकिन इसके जो प्रकाशक थे वो देवेंद्रनाथ टैगोर थे। संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार, इसके जो प्रकाशक थे वो राजा राम मोहन राय थे। ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट। अब हमें ध्यान रखना है कि कुछ कर्नाटक युद्ध हुए थे, 3 कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो 1646 से 48 में हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54, और तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 में। प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था? तो वो एक्सला चैपेल की संधि था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का जो समाप्ति हुए थे वो पांडिचेरी की संधि से हुआ था, और तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि जो समाप्ति जो हुआ था वो पेरिस की संधि से था। इसमें कौन कौन से शामिल थे, कारण क्या था? तो पहला जो हुआ था कर्नाटक युद्ध, उसमें ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के विवाद पर हुआ था, और इस समय जो जान रहे थे कि फ्रांसीसी गवर्नर जो थे डुप्ले थे। ये युद्ध जो था यह लगभग समान रूप से बराबर के था। लेकिन कर्नाटक जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ, जो कर्नाटक एवं हैदराबाद के उत्तराधिकार के मुद्दे पर, इसमें क्लाइव नेतृत्व किया था अंग्रेज की तरफ से,
और इसी में जो है हमें डुप्ले को जो है फ्रांसीसी गवर्नर जो थे उनको वापस बुलाया जाता था और क्लाइव ये युद्ध जीत जाता है। तो इसी में क्लाइव की प्रतिभा जो है वो उजागर हो जाती है। और तृतीय जो कर्नाटक था वो फिर ऑस्ट्रिया एवं प्रसा के बीच 70 वर्षीय युद्ध का प्रसार था। इसमें काउंट डी लाली था गवर्नर जनरल फ्रांस का, और सर आयरकूट जो था वह ब्रिटिश गवर्नर था। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो मुगल सम्राट द्वारा जो है बंगाल का अंतिम सूबेदार वो मुर्शिद कुली खां था। इसके समय में याद रखना है कि नीलामी के माध्यम से भू राजस्व प्रबंधन इन्होंने किया था, जिसे इजारेदारी प्रथा कहते हैं, उसकी शुरुआत की थी मुगल सम्राट जो द्वारा नियुक्त अंतिम सूबेदार था वो मुर्शिद कुली खां के द्वारा। अब है कि अलीवर्दी खां का भी नाम इंपोर्टेंट हो जाता है। इन्होंने कहा था कि अगर मधुमक्खियों की तरह इन्हें ना छेड़ा जाए तो ये छेड़ा जाए तो ये काट काट के फुला देगा, और ना छेड़ा जाए तो ये शहद देगी। और इसमें जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अलावर्दी खां ही जो थे वही मुगल बादशाह को राजस्व देना बंद कर दिया था, और इनके समय मराठों का आक्रमण का सामना भी करना पड़ा था। अगर हम हमसे पूछे कि इसके बाद जो प्लासी का युद्ध इंपॉर्टेंट हो जाता है 1757, तो ये किस संधि से समाप्त होता है? तो अलीनगर की संधि। इसमें जो है हमें याद रखना है कि इसमें मानिक चंद और जगत सेठ और अमीर चंद ये तीन जो हैं, और नवाब ये तो सेनापति मीर जाफर जानते ही है कि वो अंग्रेजों से मिल लिए थे। तो पूछा जा सकता है कि मानिक चंद जो थे वो क्या थे? वो तो कलकत्ता के प्रभारी थे, और अमीर चंद्र जो थे वो सिख व्यापारी थे, और जगत सेठ जो जिन्हें फतेह चंद भी कहा जाता है वो जो थे कलकत्ता के बैंकर थे। तो ये याद रखना। अब जब जाहिर सी बात है कि ऐसी शक्तियाँ जब किसी भी नवाब के विरुद्ध चली जाएगी तो उनका वो तो शक्तियाँ कमजोर होगी ही। फिर अब है कि प्लासी एक सौदा था, जिसमें क्या था कि बंगाल के कुछ स्वार्थपूर्ण लोगों ने अंग्रेजों के हाथे से बेच दिया। ये किसने कहा था प्लासी एक सौदा था? तो वह के.एम. पनिकर ने कहा था। इनका दो स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन्होंने जो द्वैध शासन को कहा था कि डाकुओं का राज कहा था, और ये प्लासी एक सौदा था के.एम. पनिकर। ये दोनों याद रखना। अब फिर है कि प्लासी के बाद बक्सर का युद्ध हमें याद रखना कि किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो इलाहाबाद की संधि। अब इसमें पूछा जा सकता है कि बक्सर के युद्ध के समय तो हम जान रहे हैं कि बंगाल का नवाब मीर जाफर था, और लेकिन यह पूछा जा सकता है कि बक्सर के युद्ध के समाप्ति के बाद इलाहाबाद की जो संधि हुई उसमें बंगाल का नवाब कौन था? तो वो नजम दौला थे, और क्लाइव इसकी संधि करने के लिए आते हैं। लेकिन अगर नेतृत्व पूछा जाए तो वह हेक्टर मुनरो ने किए थे। क्लाइव ने द्वैध शासन के लिए उप दीवान नियुक्त किया। तो हमें ध्यान रखना कि द्वैध शासन तो जान ही रहे, द्वैध शासन बंगाल में आया तो उसमें दो शक्तियां विभाजन हो जाती है, दीवान और उप दीवान के बीच। तो पूछा जा सकता है कि उप दीवान जो है बंगाल का किसे नियुक्त किया गया था? वो मोहम्मद रजा खां को बंगाल का उप दीवान नियुक्त किया गया था। अगर हमसे यह पूछा जाए कि बिहार का उप दीवान किसे नियुक्त किया गया था, तो वो सिताब राय को याद रखना। बिहार का जो उप दीवान नियुक्त किया गया था वो सिताब राय क्लाइव के द्वारा नियुक्त हुए थे। फिर पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश सांसद जॉर्ज कल्विन ने कहा था कि कंपनी की सरकार से अधिक भ्रष्ट, झूठी तथा बुरी सरकार दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। तो यह स्टेटमेंट जो यह भी ध्यान रखना स्टेटमेंट जो है ब्रिटिश सांसद जॉर्ज कॉर्नवाल का था। कुछ मैसूर युद्ध हुए थे, 4 मैसूर युद्ध। उसमें हमें यह ध्यान रखना है कि कब से कब हुआ था। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो 1767 से 69 में। इसमें हैदर अली जो है मद्रास की संधि से सम्मानजनक पूर्व संधि होता है। इसमें कुछ खास नहीं था, खाली में गवर्नर याद रखना है कि वारेन हेस्टिंग्स थे इस समय। और 1780 से 84 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, इसमें भी हैदर होता है, लेकिन 1782 में हैदर की मृत्यु हो जाती है। और यह मैंगलोर की संधि से फिर वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा यह टीपू सुल्तान से की जाती है, फिर जो लगभग समान था। लेकिन तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हमें याद करना है कि 1790 से 92 में हुआ था, जो कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू के बीच में हुई थी। हमें यह भी ध्यान रखना है कि अगर पूछा जा सके कि किस युद्ध के समाप्ति के बाद या संधि के बाद यह कहा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कि हमने बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली किए अपने शत्रु को कमजोर कर दिया है, तो वो तृतीय आंग्ल मैसूर से युद्ध से जुड़ा हुआ है जो 1790 से 92 में चले थे। और इस युद्ध की जो समाप्ति श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जिसमें पूरी टीपू सुल्तान की को खत्म ही कर दिया जाता है वो 1799 में हुआ था, जिस समय लॉर्ड वेलेस्ली थे। तो आज फिर हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात किया है।